Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योर कॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं, बड़ी क्लास है, एमएससी क्लास है, एमएससी थर्ड्स है, बहुत बड़ी डिग्री होती है बच्चों। ये इसके बाद गवर्नमेंट आपको पढ़ाने के लिए भी एंटाइटल्ड कर देगी। एमएससी के बाद अगर आपने बीएड करा है, फर्स्ट ग्रेड में होता है, तो आप 11th 12th को पढ़ाएंगे। बीएससी बीएड के आधार पर अगर होता है तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। थर्ड ग्रेड में 8वीं तक साइंस पढ़ाएंगे और सेकंड ग्रेड में आप 10वीं तक पढ़ाएंगे। इस तरह का गवर्नमेंट का प्रोविज़न रहता है। एम्ब्रियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर डेप्थ में स्टडी करेंगे तो नेट वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं, आरएस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। बेसिक ब्रांच है ये, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी क्रम में हम एम्ब्रियोलॉजी इन मोनोकोट प्लांट ले रहे हैं। ये इस तरह से है आपके, और हम आपको पढ़ा रहे हैं जैसे कि हम अधिकतर क्लासेस में सिलेबस भी बताते हैं आपको। ये 5वीं यूनिट हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस ले रहे हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम ले चुके हैं, अभी हम ले रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। बाद में फिर इसके अल्टर स्ट्रक्चर्स लेंगे। तो बेसिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, ये हम ले रहे हैं आज मोनोकोट में। इस तरह से ये लाइफ साइकिल रहती है, जो कि आपने पढ़ा है कि टिपिकल एंजियोस पर उन्होंने पहले की स्लाइड में ही बताया है कि इस तरह से ये फ्लावर है, फ्लावर के ये पार्ट्स हैं, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर जो ये सेल है, इस तरह से ये 8 स्ट्रक्चर जो है एम्ब्रियो सेक वर्क कहलाता है। 2 का फ्यूज़न होगा, वो आगे चल के जाइगोट बनाएगी इस पोलन न्यूक्लियस से फ्यूजन के बाद, इससे पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस से बाद 2n से होगा, वो 3n एंडोस्पर्म स्ट्रक्चर बने। तो ये जो 2n स्ट्रक्चर है, इसके फ्यूजन से जो आगे बनेगा दैट इज जाइगोट जो है वो कहलाएगा, और एंडोस्पर्म पोषण के रूप में यूटिलाइज हो जाता है। इस साइकिल को बच्चों बार बार देखेंगे तो इसमें रिलेशन पता रहेंगे, ध्यान रखें। तो एम्ब्रियोलॉजी को समझना बहुत आसान है। इसमें पूरा समराइज फॉर्म में ये आपका डायग्राम्स है, जो कि लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे कोशिश करें कि जब भी इसको देखें तो हर स्टेज को देखें। ये फ्लावर है, इससे ये बना, इससे ये बना, तो एक पूरा साइकिल का समराइज हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी का इधर। इस तरह से ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो हमने बताया है। इस वाले संरचना की हम बात कर रहे हैं। जो चीज़ हो चुकी है बच्चों, उसका हम रिपीट भी नहीं करें, लेकिन कोरिलेशन है, इसलिए उसका आप ध्यान रखें। डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में ऑक्टेंट स्टेन तक एम्ब्रियो समान रूप से विकसित होते हैं। इसके उपरांत अंतर प्रकट होते हैं। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र तथा द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र विभेदित होते हैं आगे चलकर। वाडला के अनुसार द्विबीजपत्री भ्रूण में प्रांकुर दूरस्थ होता है तथा 2 बीजपत्रों के मध्य स्थित होता है, जबकि एक बीजपत्री बेलनाकार भ्रूण में प्ररोह शीर्ष पार्श्व स्थिति में तथा बीजांड अग्रस्त होते हैं। एक बीजपत्री सदस्य में किसी भी एक भ्रूण के परिवर्तन को प्रारूपिक भ्रूण परिवर्तन नहीं माना जा सकता है। एक बीजपत्री सदस्यों में किसी भी एक भ्रूण के परिवर्तन को प्रारूपिक भ्रूण परिवर्तन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सभी सदस्य में भ्रूण परिवर्तन प्रक्रिया में न्यूनाधिक थोड़ी बहुत अंतर पाया जाता है। सरलता की दृष्टि से पादप नेजस टेसेंटा में भ्रूण परिवर्तन का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं, और भी एम्ब्रियो का डायग्राम दिखाएंगे बच्चों। युग्मनज की प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक बड़ी आधारीय कोशिका सीबी बेसल तथा एक शीर्षस्थ कोशिका एपिकल सेल बनती है। आधारीय कोशिका में आगे विभाजन नहीं होता है बेसल सेल में। ये आकार में बढ़कर फूल जाती है तथा चूषकांग या होस्टोरिया बन जाती है।
ये निलंबक यानी सस्पेंशन का कार्य भी करती है। दूसरा मामला अंतस्थ या सी ए सेल अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा सी से वह आयन कोशिका बनती है। इस अवस्था में प्रोएम्ब्रियो की कोशिकाओं में पंक्ति में बन जाती है और एम पुनः विभाजित होकर C1 कोशिका बनाती है तथा प्रोएम्ब्रियो 4 कोशिकीय हो जाता है। दो अंतस्थ कोशिकाओं में दो उदर विभाजन द्वारा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिससे 2 टायर में सेल्स बन जाती हैं। प्रत्येक टायर या सोपान में 4 कोशिकाएं होती हैं। CI कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होने से N तथा N डैश कोशिकाएं बनती है। N में उदर विभाजन तथा N डैश में अनुप्रस्थ विभाजन से 2 कोशिकाएं OP बनती है। P से पुनः अनुप्रस्थ विभाजन होने से N व S कोशिकाएं बनती हैं। ऊपरी चतुष्क Q में परिणत विभाजन से 4 बाहरी डर्मेटोजन कोशिकाएं बनती है तथा भीतरी 4 एक्सियल कोशिकाएं बनती है। M सोपान की कोशिकाएं उदर की अनुप्रस्थ कोशिका विभाजन होती है तथा प्रोएम्ब्रियो लगभग गोलाकार हो जाता है। M व N सोपानों में अनुप्रस्थ विभाजन से द्विगीत हो जाते हैं। इस कारण से भ्रूण अंडाकार हो जाता है तथा QMN की केंद्रीय कोशिकाएं विभेदित होकर प्रांकुर प्रारंभिक का निर्माण करती है। इस तरह से Q सोपान की अष्टांश में से एक के अतिरिक्त बाकी 3 आधारीय कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं, जिसके कारण प्रोएम्ब्रियो की सममिति बिगड़ जाती है तथा शीर्ष भाग खांच युक्त हो जाता है। Q कोशिका की तीव्र वृद्धि के कारण एक बीजपत्री बनता है। धीमी गति से विभाजित चौथी अक्षीय कोशिका से बीज पत्रोपरिक प्रारंभिक बनती है, एपिकोटाइल इनिशियल बनती है। मूलांकुर N कोशिका के विभाजन से उत्पन्न होती है। इस प्रकार अधिकांश एक बीजपत्री में भ्रूण एक बीजपत्र प्रांकुर एवं मूलांकुर में विभेदित होता है। यह हम कहना चाह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर बहुत समरी फॉर्म में इसको बताया है। बहुत अच्छा डायग्राम है ये जाइगोट, इसमें डिवीजन हुआ C, A और B। ये ध्यान रखें, अल्फ़ाबेटिकली डिवीजन के साथ ही नाम है A और B। फिर इस C A में डिवीजन हुआ, B आ गया तो C और D बना। A B के बाद C और D शब्द काम में लिए, ध्यान रखें। फिर इस C में डिवीजन हुआ, ये E बना। फिर इसमें डिवीजन हुआ, इस तरह से ये नाम दिए। फिर इसके अंदर डिवीजन हुआ, ये नाम दिए। और ये इससे ये भाग बने, इससे कोटिलिडन बना है, इससे एपिकोटाइल बना है, इस वाले से हाइपोकोटाइल बना है, इससे रेडिकल, इससे सस्पेंशन, ये बना है। इसमें भी यहाँ देख सकते, आगे भी डायग्राम आएगा। ये CA और CB ये अनइक्वल डिवीजन है, इसलिए एक सेल छोटी रही और ये बड़ी हुई, ये ध्यान रखें। फिर बड़ी सेल ये बड़ी हो गई, एनलार्ज, इसमें डिवीजन नहीं हुआ और इसके अंदर डिवीजन होती है, ये अदर पार्ट पर। फिर इसी में डिवीजन हो रही है, जो हम कहना चाह रहे हैं बच्चों, इस तरह से ये डिवीजन, ये डिवीजन, ये डिवीजन। फिर इसके बाद इसमें ये डिवीजन जो हुआ ये पेरिक्लाइनल, परिधि के साथ साथ डिवीजन हुआ, ये बना। फिर इसमें ये डिवीजन रहे और इस ऊपर वाली में कोई डिवीजन नहीं है, ध्यान रखें। ये वाला डार्क पोर्शन में कोई और चीज़ बनाए, इसने और बनाया, ये हम यहाँ देख रहे हैं। फाइनली इस तरह का ये इसका शेप रहा, जो इसने कोटिलिडन बनाया, इसने शूट इनिशियल वगैरह ये बना है। इसको शब्दों में हमने लिखा हुआ भी है। तो इसको बेसिकली बच्चों में ब्रांच पूरी डायग्रामेटिक बेस पे है। जैसे इसको समझिए, डिवीजन रहा, इक्वल है अनइक्वल है, साइज में अंतर आ गया। परिधि के साथ साथ है, परिधि के 90 डिग्री पर है, पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन कहलाएगा। जो डिवीजन परिधि के साथ हुआ उससे लेयर्स बनेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। इरेगुलर डिवीजन से छोटी बड़ी सेल्स बनेंगी, अनइक्वल डिवीजन से, इस तरह की स्थितियाँ रहती है।
ये शब्दावली इसकी टिपिकल है। फर्टिलाइजेशन किसको, एम्ब्रियोलॉजी किसको कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये भी कंफ्यूजिंग करता है बच्चों। आवर्त बीजी पादपों में निषेचन के समय नर युग्मक का संलयन एक से होता है तथा दूसरे का संलयन नए युग्मक तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच होता है। इस प्रकार इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है अलग अलग पार्ट्स का, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये ऐसे टेक्निकल टर्म में वाइवा वगैरह में भी पूछी जाती है आपसे। बाकी आपने देखे दूसरा एक मेन चीज़ आती है प्रो एम्ब्रियो। प्रो जैसे प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स शुरू की स्टेज में। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जाइगोट तथा निषिक्तान में अनुप्रस्थ विभाजन 2 कोशिकाएं बनती, इसको कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। ये इस तरह से बच्चों हमने मेज का मोनोकोट है उसका एम्ब्रियो दिखाया। ये आप देखें, ये इस तरह से मक्का का दाना आपने देखा होगा, वाइट सा पोर्शन यहाँ दिखता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला कोलिप्टाइल है, ये रेडिकल है जिसको कि ये घेर रहा है और कोलेराइज है। और ये शूट वाला जो प्लूमूल है इसको जो घेरेगा ये कोलिप्टाइल करेगा। आपने अवेना कोलिप्टाइल कर्वेचर देखा होगा, हार्मोन्स में पढ़ा होगा, वहाँ इसी की स्टडी करी गई। ये इससे लीफ बनी, ये वाली लेयर एल्यूरन लेयर है, ये एंडोस्पर्म, जो कि मक्का में आपने देखा होगा बच्चों, पीला सा दाना होता है, सफ़ेद सा ये पोर्शन होता है। उससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस तरह से मोनोकोट एम्ब्रियो विकसित होता है। और मक्का उगा के भी अगर देखें तो आप उसमें भी कई चीज़ें आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री क्लासेज है तो आसानी से समझ में आएगी। या मक्का का जब खेत में जाएं तो छोटा सा पौधा भी उखाड़ के देख लें तो उससे भी आप अलग अलग स्टेज का थोड़ा समराइज फॉर्म में देख सकते हैं कि इससे ये विकसित हो गई। मक्का अपने इस हाड़ौती बेल्ट में उगाई भी जाती है। In the fruit caryopsis, where the fruit wall is fused the seed coat, the grain shows the 2 regions, larger portion endosperm, smaller portion embryo। यही दिख रहा है इसमें, देखा मक्का में आपने। इसको इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं बच्चों। The endosperm is nutritive tissue which stores the large amount of starch. It is separated from the embryo by the epithelial layer। देखिए इसमें कर रहे हैं। Embryo consists of a shield-shaped coleoptile called the scutellum and embryonal axis। ये वाला portion। In the grass family, cotyledon is known as the scutellum. It absorbs food material from the endosperm, which is supplied by the blooming plant. Embryonal axis consists of plumule and the radicle. Plumule is lateral in position and surrounded by a leaf sheet called the coleoptile। जो coleoptile जो कहा है अपन ने, प्लूमूल है, ये जो शीट से गिरा है, दैट इज द कॉल्ड कोलेप्टाइल। बताया भी था आपको, ये वाला ये प्लूमूल जो शीट से गिरा हुआ है दैट इज द कोलेप्टाइल, और रेडिकल जिससे गिरा है कोलेराइज। ये बच्चों छोटे क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में उसमें भी आ जाता है। नेट और स्लेट का देंगे, आप आरएस का एग्जाम भी देंगे तो उसके अंदर भी इस टाइप के वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हमने बताया पहले कि किस तरह से पोलन ट्यूब बनेगी, जर्मिनेट होगी, फिर ये अंदर जाएगी। ये इसी तरह से एक बहुत अच्छा डायग्राम है, स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन ऑफ सीरियल कैरियोप्सिस स्टेटिकम एक्टिवम का। इसमें भी वही चीज़ें समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें थोड़ा हटके डायग्राम है। ये एंडोस्पर्म, एल्यून लेयर, स्टार्च लेयर बताया गया। ये वाली साइड आपने देखा होगा बच्चों, गेहूँ का दाना आप देखना, साइड में ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। कोशिश करना आज घर पे जाए जब गेहूं के दाने को देखना, हो सके तो लेंस से देखना, इस टाइप के शेप दिखेगा आपको। बेसिकली वो ये होता है कोलेप्टाइल, स्कूटेलम, रेडिकलम का इस पोर्शन से निकलता है। फिर जर्मिनेट होगा तो फिर ये यूटिलाइज हो जाएगा फूड के रूप में, और ये इस तरह से आगे प्लांट पूरा बनता है। ये इसका गेहूं की बाली आपने देखी, जिसको हाड़ौती में दंगी वगैरह कहते हैं, और आप लोग सेक के भी उसको खाया होगा। नेचर से कोरिलेट करें बच्चों तो समझना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ये इस तरह की अलग अलग स्टेज डाइकोट एम्ब्रियो की जो हमने पहले डिस्क्राइब करी हुई है, ये है। ये ऊपर मोनोकोट की जो हमने अभी बताया, एंडोस्पर्म ये है, ये कोलेप्टाइल, शूट है, रूट है, सीड कोट, इस तरह का इमेज का है डायग्राम एम्ब्रियो का। ये जर्मिनेटिंग किस तरह से होता है डाइकोट में, ये कंपेयर आप अभी मोनोकोट से भी कर सकते हैं। ये अलग अलग स्टेज बता रखी है। ये ऑनियन की है,
इनका थोड़ा सा लीक से हटके स्ट्रक्चर रहता है और वेरिएशन में आप देख सकते हैं। ये दोनों का कंपैरिजन है बच्चों। ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इसमें आप दोनों को साथ देख सकते हैं। नेट से लिया गया है, इसी वीडियो से क्लिप से लिया गया है। ये डायग्राम अच्छा प्रेजेंटेशन था इस साइंटिस्ट का, उससे लिया है। ये मोनोकोट हम बता रहे हैं, ये सीड कोट है, एंडोस्पर्म है, सिंगल कोटिलीडन है, पूरा टोटली लीफ शीट इस तरह से। यहाँ से फर्स्ट लीफ जो विकसित होगी, इससे एम्ब्रियोनिक रूट बनेगी। ये वाली स्टेज है, इस तरह से ये बनती है, इससे ये जर्मिनेट होगा। ये जमीन में बता रखा है। और जब ये वाला पोर्शन जब जर्मिनेट होगा, इससे ये अपर पोर्शन बना, इससे लोअर बना, तो ये पत्ती के डिवीजन होके ऐसे बन गए। इसकी रूट इस तरह की रहेगी, इसकी रूट ये फाइब्रस रूट है, इधर से ये टैप रूट है। ये ऐसे दोनों के जर्मिनेशन को, इसके ग्रोथ को, सीड की को इसमें बताने का प्रयास किया। इस डायग्राम में भी वैसे ही है, दोनों कोटिलीडन के डिफरेंस को इसमें कोरिलेट करा गया है। जैसे बच्चों डिफरेंस देखते हुए देखें, आप मोबाइल है तो मोबाइल पे और लैपटॉप है तो लैपटॉप पे ऐसे रोक के इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे पीपीटी और इस वीडियो को, और ज़्यादा आसानी से आपके इसके अंतर समझ आएगा कि कैसे मोनोकोट वर्सेस डाइकोट को अगर देखें तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। और फाइनल स्टेज में आपको बता ही दिया, एक सिंगल कोटिलीडन है, एक डबल कोटिलीडन, वो स्ट्रक्चर है वो अंतिम रूप से बनता है। ये इसी को हमने भी बोला, वही इंग्लिश में लिखा हुआ। और आगे चलकर आप ये किताबें देख सकते हैं, भोजनी भटनागर, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, सिंह पांडे जैन, वास्तविक एप्लीकेशन से गांगुली, दत्ताकार, दत्ता दास की है, उनकी है। ये काफ़ी पुरानी वेल एस्टेब्लिश बुक है, इसको भी आप डिटेल के लिए देख सकते हैं। लाइब्रेरी में भी है, कॉलेज में। थैंक यू।